मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग एक पॉलिटी में चैप्टर स्टार्ट किए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक महत्वपूर्ण उसके अंतर्गत एक तत्व आते हैं। वह तत्व का नाम है उदार तथा बौद्धिक। जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हम लोग बांटे थे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो उसी की चर्चा करते हैं। उदारवादी, कौन कौन सा अनुच्छेद उदारवादी में आते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद उदारवादी के अंतर्गत क्या क्या बात उसमें निहित है। तो देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है अनुच्छेद उदारवादी में कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है। अनुच्छेद 44 का तात्पर्य यह है कि समान नागरिक संहिता के है मतलब सभी व्यक्ति के लिए नियम कानून एक हो। इसमें क्या है? कानून सभी व्यक्ति के लिए नियम कानून एक हो। जैसे इसी के अंतर्गत जैसे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद में लिया हुआ पुत्र, इसी को क्या कहते हैं? दत्तक। गोद में लिया हुआ पुत्र, इसी को क्या कहते हैं? दत्तक। जैसे समान नागरिक संहिता के तात्पर्य है विवाह हो, तलाक हो या उत्तराधिकार। उत्तराधिकार हो या गोद में लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक। इस सभी को एक समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आते हैं। जैसे नियम कानून एक समान हो, सभी के लिए एक नियम कानून क्या हो? समान हो। कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, या तो कोई निम्न जाति हो या कोई ऊंच जाति हो, सभी के लिए एक प्रॉपर नियम कानून का व्यवस्थित इस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे अनुच्छेद आता है 45 में क्या कहता है? 6 वर्ष तक के बच्चे को शैशवावस्था में देखभाल करने की जिम्मेवारी राज्य को होती है। शैशवावस्था में राज्य को यह जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी का पत्नी का बेटा 6 वर्ष तक का है तो वह राज्य अलग से पोषाहार की उपलब्धियां कराते हैं। यह है शैशवावस्था। अनुच्छेद 45 यह कहता है शैशवावस्था देखभाल करने का प्रावधान किसको है? राज्य को। राज्य यह प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। फिर उसके बाद कहता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर क्या कराना? पुनर्गठन कराना। कृषि एवं पशुपालन के आधार पर वैज्ञानिकों के अनुसार क्या कराना? पुनर्गठन कराना। जैसे एक गांधीवादी में हम लोग अनुच्छेद 48 ही देखे थे। जैसे पशु, कोई भी गाय हो, बछड़ा हो, कोई भी दूध आधारित पशु हो, उसे हत्या ना करने योग्य बताए थे गांधी जी। उसे अगर हत्या करेंगे तो कानूनी अपराध के तौर पर देखा गया है अनुच्छेद 48 के तहत। फिर उसके बाद आता है जब 48 हो गया, कोई भी अनुच्छेद, एक कॉन्सेप्ट बनता है, कोई भी अनुच्छेद जैसे 48 है पशुपालन या कृषि से संबंधित, उसी का जन्म लिया हुआ अनुच्छेद 48 एक का था। कोई भी एक अनुच्छेद जुटता है तो जरूर उसमें
संविधान संशोधन हुआ, तो वह संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत वन्य जीव, वन एवं पर्यावरण का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 48A में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 वन एवं वन्य जीव पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, तो 48A में है। फिर उसके बाद कहता है 49 के तहत क्या है, राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थल, स्मारक, कलाकृति का क्या कराना, संरक्षण करना। कोई भी पुरातात्विक का तात्पर्य है, समझिएगा, पुरातात्विक का मतलब जैसे हिस्ट्री में एक लेसन आता है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से खनन किया गया कुछ मिला हुआ सामान, खान कर कुछ मिला हुआ सामान, वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नवपाषाणिज्म जो होता है, हिस्ट्री का बात है, वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। वह पुरातात्विक स्रोत कला संस्कृति के आधार पर संरक्षण कराना, उसको संरक्षण करना, अच्छी से व्यवस्थित करना, अनुच्छेद 49 यही कहता है। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 50 क्या कहता है, लोक सेवाओं से कार्यपालिका से न्यायपालिका में क्या कराना, पृथक करना। लोक सेवाओं से कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्या कराना, पृथक कराना। इसके अंतर्गत एक बात और निहित है, वह बात है क्या, CRPC 1972 में कार्यपालिका से न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक कर दिया गया है। CRPC को कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक कर दिया गया है, कब, 1972 में। CRPC का मतलब क्या है, हिंदी के तौर पर देखिए, CRPC का मतलब जैसे कोई भी अपराध दंड करता है, कोई भी अपराध अगर दंड करता है, वह CRPC के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका उसे पृथक कर सकते हैं। किसको, अपराध को। अपराधी मामले CRPC के अंतर्गत आते हैं। और यह CRPC का तात्पर्य एक बात और क्या कहता है, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC का मतलब होता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हिंदी रूपांतरण हम लोग देखें, दंड के अपराध है, अपराध जो दंड करेगा वो किसके तहत है, CRPC के तहत आते हैं। जो अपराध करते हैं वह CRPC के अंतर्गत आते हैं। CRPC कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथक कब हुआ, तो 1972 में। CRPC का एक और अर्थ है, वह अर्थ क्या है, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। एक अनुच्छेद और कहता है 51, अनुच्छेद क्या कहता है, 51। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय, क्या कहता है,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को क्या कराना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को क्या कराना, बढ़ावा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अगर वाद विवाद हो तो अनुच्छेद 51 के तहत उस मामले को अच्छे से प्रोत्साहन किया जाता है, मतलब अच्छे से वाद विवाद का निपटारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सुरक्षा संबंधित अधिकार है किस पर, अनुच्छेद 51 पर। तो यह था उदार तथा बौद्धिक मामलों के आधार पर सभी निम्न अनुच्छेद इसी के तहत आते हैं। जैसे एक बार शॉर्ट नोट की ओर देखेंगे, एक बार पूरा शॉर्ट तरीके से हम लोग अनुच्छेद की ओर देखेंगे। जैसे जल्दी में 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता के बारे में। जैसे कोई भी विवाह हो, तलाक किया गया हो या गोद में लिया गया पुत्र यानी दत्तक पुत्र, सभी को क्या दिलाना, समान नागरिक मतलब कानून तौर पर सभी को अधिकार है। उसके बाद 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चे को शैशवावस्था में देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार को है। 48 कहता है कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन कराना। 48 एक आता है, इसे कब जोड़ा गया, 48 से 42वें संविधान संशोधन 1978। जैसे वन जीव तथा पर्यावरण का संरक्षण। उसके बाद कहता है 49 क्या कहता है, पुरातात्विक स्थलों पर कोई भी पुरातात्विक या महत्वपूर्ण स्थल है उसे संरक्षण कराना। उसके बाद कहता है 50 लोक सेवा कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या कराना, पृथक्करण कराना। फिर उसके बाद आता है 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को क्या कराना, बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वाद विवाद हो तो अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं। तो आज हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व फाइनली रूप से आज इस क्लास के माध्यम से समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।